स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की यह स्पेशल क्लास होगी एसएसटी की। आज की क्लास पेपर 2 वालों के लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है। चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे और आज की क्लास में एक बार फिर से आपके सामने 50 प्रश्न होने वाले हैं। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पेपर में मिलेंगे और आज की क्लास का पैटर्न वही होगा। एक प्रश्न एमसीक्यू होगा, उसके बाद 2 प्रश्न वन लाइनर। तो चलिए ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 14 से 18, बी ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद 19 से 22, सी ऑप्शन कह रहा है कि 23 24 और डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद 25 से 28। तो आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार जो है हमारा 14 से 18 अनुच्छेद में वर्णित है, इसलिए इसका उत्तर आप लोग ए ऑप्शन सही करिए। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं। वन लाइनर का हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे जब यह लागू हुआ था। बात वर्तमान की नहीं की जा रही, जिस समय यह संविधान लागू हुआ था उस समय कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था। उस वक्त कितने अनुच्छेद थे, तो याद कर लीजिए उस वक्त थे 395 अनुच्छेद। ठीक ना, 395 अनुच्छेद थे उस समय, याद करिए और आगे बढ़िए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया। ए ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा भाई साहब। चलिए क्या कहा गया था, तो नोट करिए, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन अच्छे से। संप्रभु कहा गया था, संप्रभु कहा गया था। और क्या कहा गया, समाजवादी कहा गया, समाजवादी। और क्या कहा गया, धर्मनिरपेक्ष कहा गया, धर्मनिरपेक्ष। ठीक, और क्या कहा गया, नोट करिएगा, धर्मनिरपेक्ष है ये, ठीक ना। चलिए धर्मनिरपेक्ष, अगला क्या था बताइए। बिल्कुल लोकतांत्रिक कहा गया, लोकतांत्रिक। चलिए लोकतांत्रिक हो गया। और क्या कहा गया, बिल्कुल गणराज्य कहा गया। तो ये कहा गया था हमारे भारतीय संविधान में। नोट करिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया था, तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य कहा गया है। आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है। ए ऑप्शन कह रहा है कि उत्तरी भाग में, बी ऑप्शन मध्य भाग, सी ऑप्शन दक्षिणी भाग और डी ऑप्शन पूर्वी भाग। चलिए बताइए भारत के किस भाग से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो इसका उत्तर जो होगा नोट करिएगा, मध्य भाग से होकर गुजरती है, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कर्क रेखा का अक्षांश क्या है, तो आप सब जानते हैं क्या अक्षांश है, बताइए जल्दी से बताइएगा। चलिए क्या है, बिल्कुल उत्तरी अक्षांश। ठीक, पूरा नोट करिएगा, जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं पूरी उसी तरीके से नोट्स बना लीजिए एक बार। ठीक, वन लाइनर का नोट्स जरूर बनाएं क्योंकि परीक्षा के अंतिम दिनों में यही काम आने वाला है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, इसको नोट करिए। दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट बताइएगा। ठीक, पॉइंट, एक मिनट। चलिए पॉइंट नोट कर लिए, तो चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था किसने लागू की थी। बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल या मान सिंह। चलिए फटाक से कमेंट करिए, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था किसने लागू की थी, तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बिल्कुल टोडरमल था। हमारा उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, बताइए। अकबर को जानते हैं ना भाई साहब, जो मूर्ख राजा था उसका जो मंत्री था बीरबल, वही सबसे बेस्ट था। ठीक है, तो अकबर बीरबल की कहानियां तो आप बहुत सुने होंगे। तो इसके शासन काल की अगर बात किया जाए तो 1556 से 1560 के बीच में इसका कार्यकाल था। ठीक,
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाती थी? सुलह, सुलह ए कुल। ठीक, ये कहलाता था। आप इसको भी नोट करिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको भी हमारे साथ जुड़कर यूपी टेट की फ्री में तैयारी करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए, और डेली जुड़िए हमारे साथ, एक भी दिन क्लास को मिस मत करिए। ठीक, तो हम आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करा रहे हैं फ्री में। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। डेली 50 से 60 प्रश्न लाते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट आपके लिए उपस्थित होता है, और डेली आपसे वोटिंग कराया जाता है। जैसे आज की क्लास आपकी डिमांड पर एसएसटी हो रही है, तो हम अभी कुछ देर बाद अपने चैनल पर एक वोटिंग का ऑप्शन देंगे आपको, वहाँ पर वोटिंग जरूर करिए आप लोग। वहाँ पर 2-3 सब्जेक्ट का आपसे विकल्प पूछा जाएगा कि किस सब्जेक्ट की क्लास कल होनी चाहिए। उसके बाद 1-2 घंटे बाद उस क्लास को लगा दिया जाता है, और वही क्लास कल लाइव होती है। ठीक, तो आप भी इसमें भाग ले सकते हैं, और आपके जो ज़्यादा डिमांड करते हैं जिस सब्जेक्ट की, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्लास प्रोवाइड करते हैं डेली। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कहा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है, आंध्र प्रदेश की है, तमिलनाडु की है, महाराष्ट्र की है? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर तो आप सब जानते हैं, ये है हमारा गुजरात। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए। कहा जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न में कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताइए। बंदरगाह पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही, यह है हमारा मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी तट है, ये हमारा कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक, कोरोमंडल तट, बिल्कुल। ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु साइड में है, बिल्कुल, तमिलनाडु में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना है, कानून का पालन कराना है, कानून की व्याख्या करना, या कर वसूलना? चलिए बताइए, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बिल्कुल न्यायपालिका का जो कार्य होता है वह हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही, कानून की व्याख्या करना, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? आप बताइए, सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर जो होगा सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय। ठीक ना? चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सब जानते हैं, इसकी नियुक्ति जो करता है वो होता है हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति। और हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? एक बार जल्दी से कमेंट करके पूछ बताइए। ठीक ना? मोबाइल में मत सर्च करिए भाई, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, एक बार जल्दी से कमेंट करिए। देखिए हमारा एक ही सिद्धांत है कि कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको डेली प्रोवाइड किया जाए, इसलिए क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज़ रहती है, तो आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करिए। नहीं तो आप कहेंगे तो हम क्लास की स्पीड धीमे करेंगे, तो यह क्लास लगभग 1 घंटे की होगी, और हम चाहते हैं कि 50 प्रश्न आपको डेली लगभग 20 से 25 मिनट में प्रोवाइड कर दें। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वो भी क्लास समाप्त होने के बाद। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी से, नदियों द्वारा लाई गई अवसाद सामग्री से, पवन से, या हिमनद से? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर तो यहाँ पर हिमनद से नहीं, पवन से नहीं, ज्वालामुखी से नहीं, बल्कि नदियों द्वारा जो लाई गई अवसाद सामग्री होती है, इसी के द्वारा हमारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपको ये बताना है। प्रश्न संख्या 6, बिल्कुल, कहाँ पर पाई जाएगी? गंगा, नोट करिए गंगा। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने पे दिक्कत होता है यहाँ पर। चलिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, नोट करिए ब्रह्मपुत्र का मैदान, बिल्कुल, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यह मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो यह मिट्टी धान के लिए और किसके लिए पाई जाती है? बिल्कुल गेहूं के लिए। ठीक, धान और गेहूं के लिए यह मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया था? 1917 में, 1919 में, 1920 में, 1935 में। जल्दी से बता दीजिए कि रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया था। चलिए, बिल्कुल 1919 में रोलेक्ट एक्ट को पारित किया गया था। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि रोलेक्ट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल, रोलेट एक्ट के विरोध में तो रोलेट क्या होगा? रोलेट बिल्कुल सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, सत्याग्रह। चले अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रोलेट एक्ट के विरोध में हुई दुखद घटना कौन सी थी? तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड लिख लीजिएगा, ठीक है, हत्याकांड। चलिए पूरा लिख लीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें जनरल डायर ने सभी पर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार होता है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। अगर आप भी 6 to 8 का पेपर देने वाले हैं यूपी टेट में, यकीन मानिए एसएसटी के प्रश्न जो हैं यहीं से आएंगे। एसएसटी में आपको 4 विषय मेनली पढ़ना पड़ता है कि कौन कौन से? भूगोल, इतिहास, संविधान और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से सबसे कम प्रश्न बनते हैं, सबसे अधिक प्रश्न जो बनता है इन्हीं तीनों सब्जेक्टों से बनता है। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, वन लाइनर की। कहा जा रहा है कि लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बात वर्तमान की जा रही है तो 543 है वर्तमान में। ठीक, इतना जानते रहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो आप सब जानते हैं कि 5 वर्षों में लोकसभा का चुनाव होता है। तो प्रधानी का भी चुनाव 5 वर्षों में ही होता है। ठीक ना, बिल्कुल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या था? उद्योगों की वृद्धि थी, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, जनसंख्या में कमी या निर्यात में कमी। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या था? बिल्कुल, अगर बात किया जाए हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या था, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि हरित क्रांति मुख्यतः किन दो फसलों में रही है? बताइए। हरित क्रांति की वजह से भारत में 2 फसलें सबसे अधिक उत्पादित हुई थी, क्या क्या? बिल्कुल गेहूं था, गेहूं के साथ साथ क्या था? चावल था। ठीक, इन्हीं दोनों फसलों का उत्पादन सबसे अधिक वृद्धि में था। आप जानते होंगे भारत में हरित क्रांति का जनक आपसे पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन को बताइएगा। अगर आपको पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलांग थे। ये भी आप जानते रहेंगे। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है भाई साहब, यूपीटेट है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो आप सभी को मैंने जस्ट बताया था कि स्वामीनाथन थे। ठीक, एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा, नाथन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आपको विश्व लेवल पर पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलांग थे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 10। चलिए, बिल्कुल, गुप्त वंश का संस्थापक भाई चंद्रगुप्त प्रथम नहीं था, यहाँ पर श्रीगुप्त था। आप नोट करिए, सी ऑप्शन सही होगा। वन लाइनर देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक,
अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा था। बिल्कुल, नालंदा। इस समय तो बिहार के इस नालंदा विश्वविद्यालय की हालत बहुत बेकार है। सरकारें इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रही। वैसे तो वर्तमान सरकार देख ही रहे हैं कि एजुकेशन पर ये लोग बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं स्वास्थ्य की बात कभी नहीं करते हैं। तो क्या उम्मीद करेंगे इनसे? चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, आज की क्लास में अभी तक आप लोगों ने 30 प्रश्न देख लिया। 30 प्रश्न, 10 प्रश्न एमसीक्यू और 20 प्रश्न वन लाइनर। अगर क्लास अच्छी लग गई हो तो एक बार लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक, देखिए लाइक करने से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है और यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक ऑटोमेटिक यूट्यूब भेज देता है। ठीक, और कुछ नहीं। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तिरछी या गोलाकार? फटाक से बताइए। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर। चलिए, देशांतर रेखा बिल्कुल। अगर बात किया जाए देशांतर रेखा की तो यह उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि देशांतर, जीरो देशांतर को क्या कहा जाता है? बताइए। जीरो देशांतर को क्या कहेंगे? बिल्कुल ग्रीनविच कहेंगे। ठीक, ग्रीनविच रेखा बिल्कुल। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय किस देशांतर से निर्धारित है? तो आप सब जानते हैं 82। ठीक, नोट करिएगा 82 30। 82 30 आप नोट करिएगा बस, और कुछ नहीं। पूर्व, आप कुछ भी मत करिए, आपको सिंपल याद करने में यही सरल पड़ेगा। 82 30, 82 30। बस देखिए, हमें ज्ञानी नहीं बनना है इस पर परीक्षा में। अगर आप ज्ञानी बनने के चक्कर में हैं तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है। सिर्फ हमें अच्छे नंबर को ट्राई करना है, चाहे तुक्का मारें चाहे जैसे ही मारें। देखिए आज का समाज ये है ना, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आपके समाज में, आपके पास पड़ोस में कई व्यक्ति ऐसे होंगे कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं थे लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया है, आप देख रहे होंगे। ठीक, तो हमें भी वही करना है। फिलहाल जब ज्ञानी बनना था तो हम बन चुके हैं अब। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए कह रहा है बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बैंक का मुख्य कार्य डायरेक्ट आप नोट करिए क्योंकि यह अर्थशास्त्र का प्रश्न है। तो ये काम होता है धन जमा करना और ऋण देना, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? अगर आपसे ये पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? तो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आरबीआई की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, चलें आगे। क्लास बड़ी होनी जरूरी नहीं भाई साहब, क्लास अच्छी होनी जरूरी है। ठीक ना, चलिए सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर? बताइए सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप सब जानते हैं सिख धर्म के संस्थापक, बिल्कुल सही, गुरु नानक देव थे। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आप सब जान लीजिए कि सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ है। ठीक, गुरु ग्रंथ साहिब। आप सुने होंगे अमृतसर में ना, बिल्कुल। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। ठीक, अमृतसर। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि मानसून का अर्थ क्या है? ठंडी हवा है, मौसमी पवन है, गर्म हवा है, समुद्री हवा है? बताइए मानसून का अर्थ क्या है? बिल्कुल, प्रश्न संख्या 14 का कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। भाई साहब ए वालों ठंडी हवा क्या होता है? कुछ नहीं, मौसमी पवन हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में मुख्य मानसून किस दिशा से आता है? चलिए, मुख्य मानसून किस दिशा से आता है?
तो दक्षिण पश्चिम से आता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, दक्षिण पश्चिम से। अगला प्रश्न, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अरबी भाषा से मानसून शब्द लिया गया है। चलें आगे बढ़ें। ठीक, आइए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव संसाधन का अर्थ क्या है? खनिज संसाधन, भूमि संसाधन, लोगों की कौशल और क्षमता, या जल संसाधन। फटाक से बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 15। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर लोगों की कौशल और क्षमता, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। मानव संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। मानव संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों की क्षमता बढ़ाना, ये हो जाएगा इसका मुख्य कार्य या उद्देश्य। अगला प्रश्न, शिक्षा को किस प्रकार का निवेश माना जाता है? तो मानव पूंजी माना जाता है। मानव पूंजी निवेश। ठीक, बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटना है, केवल लिखना है, अनुभव द्वारा सीखना, या केवल परीक्षा देना। बताइए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रटना तो होगा नहीं, केवल लिखना नहीं होगा, अनुभव द्वारा सीखना, केवल परीक्षा देना। बिल्कुल हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, सी ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में चार्ट और मानचित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो समझ विकसित करने के लिए। बिल्कुल, स्थानिक समझ विकसित करने के लिए। नोट करिएगा, पूरा लिखें। चलिए, स्थानिक समझ विकसित करने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न, गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? गतिविधि आधारित, बिल्कुल सीखना जो होता है रोचक बन जाता है। बिल्कुल, सीखना रोचक और प्रभावी। ठीक है, बिल्कुल। गतिविधि आधारित शिक्षण का जो मुख्य लाभ होता है, जो सीखना होता है रोचक और प्रभावी हो जाता है, बस यही लाभ होता है। चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। तो टोटल कितने प्रश्न हुए? लगभग 50 प्रश्न हुए होंगे। नोट करिएगा, आज की क्लास में कितने प्रश्न आपके सही हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि पेपर कौन सा देने वाले, क्या सिंगल पेपर दे रहे हैं कि डबल? हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आप 6 to 8 का देने का सोच रहे हैं तो प्राइमरी का भी दे दीजिए। बीएड वालों से भी हम कहेंगे कि आप प्राइमरी का पेपर भी दीजिए। और प्राइमरी वालों जो लोग डीएलएड या बीटीसी किए हैं उनसे कहेंगे कि आप लोग अपर प्राइमरी वालों का भी पेपर दो। ठीक है, दोनों पेपरों को देना, सिंगल पेपर को नहीं देना, क्योंकि हमें वैसे भी लगभग 1000 रुपये एक पेपर का देना पड़ता है सीटेट के हिसाब से। ठीक, तो उसी प्रकार से कुछ 700-800 तो लगता ही होगा। ठीक है, क्योंकि सरकारें हैं, हर बार फीस अपना बढ़ाते रहते हैं। चलिए, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही था। कोई भी समस्या हो यूपी टेट से संबंधित कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। और हाँ, आप डेली ज़रूर जुड़िए, पूरी क्लास को ज़रूर देखिए। अगर आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे तो आपको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।